Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and finally जिसका हमें था इंतजार वो सीरीज स्टार्ट हो रही है। I'm sorry, I'm not so good at singing, but anyways मेरा मन किया तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक सुरीली सी शुरुआत करते हैं क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, हमारी हर जगह से वाट लग रही है, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। कोई ना, अभी भी टाइम है आपके पास, आपका जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है, अब बस आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वन शॉट सीरीज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हर एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इनोवेटिव तरीके से शॉर्ट में लेकिन पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूं और पीवाईक्यूज को साथ में लेकर, क्योंकि अगर हम 5 साल का पैटर्न देखें, पिछले 4 साल का जो भी पैटर्न आया है 2022, 23, 24, 25, तो स्टार्टिंग के 3 साल तो काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, लेकिन इस साल जो लास्ट ईयर जो 2025 में जो पेपर आया था बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन पेपर था। इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बॉस, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे और शॉर्ट पे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस एक बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमारा ना प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है ज्ञान लैब और ये आपके फायदे की चीज है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है। आपको भी पता है कि सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और इस साल सीईटी एग्जाम 2 बार होने वाली है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको जो फ्री मटेरियल चाहिए वो पूरा फ्री मटेरियल आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करके आप फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो। हमने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज फ्री में दिए हैं, 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज फ्री में दिए हैं, वो आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे को लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं सीईटी के, तो हमारा लास्ट 2 साल से काफी सक्सेसफुल बैच रहा है, वरदान बैच 2.0, वरदान बैच 1.0। सारे बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है फार्मेसी के, और इसीलिए हमने इस साल भी ये बैच स्टार्ट किए, वरदान बैच 3.0। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस बैच का हिस्सा हैं, इस बैच में हमारे ऑलरेडी 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारा बायोलॉजी सिलेबस लाईव्ह कव्हर करते हैं। एमएच बीएससी नर्सिंगची मुलं पण ही बॅच जॉईन करू शकता, कारण फुल बायोलॉजी सिलेबस मी इथे शिकवणार आहे, 12वीचं आणि सीईटीचे 4 चैप्टर्स 11वीचे। तो पूरा लाइव लेक्चर्स होता है, प्लस मॉक टेस्ट भी आपको इसमें फ्री में मिल जाता है। जे 3-4 हजार एमसीक्यूज आहेत ते ह्याच्यात फ्री मध्ये मिळतात, तो यू कैन जॉइन वरदान बैच ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसका वेटेज आपको पता ही होगा, कितना वेटेज है चैप्टर नंबर 1 का, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चरली, फंक्शनली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म या फिर सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसी ऑर्गेनिज्म से, मदर ऑर्गेनिज्म से जब डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों जरूरी है, ताकि स्पीशीज कंटिन्यू हो सके, लाइफ कंटिन्यू हो सके। रिप्रोडक्शन करने के कितने मेथड्स है, 2 मेथड्स है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो आपका इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स आना चाहिए। सबसे पहली बात तो असेक्सुअल मेथड से जो बच्चे हमको मिलते हैं, ये बच्चे अपने मदर से सेम टू सेम 100% मैच करते हैं, तो इन बच्चों को हम बोलते हैं क्लोन्स, क्योंकि ये जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली सब कुछ इनका अपने पेरेंट्स के जैसे मैच होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि यहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ना तो यहाँ पे मियोसिस होता है, ना यहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ही सिंगल पेरेंट से जो भी बच्चा मिलता है वो मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन, जो कि मॉइस्चर वाली जगह पे हमको अलगे में देखने के लिए मिलता है। स्पाइरोगायरा इसका एग्जांपल है। यहाँ पर आपको अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रेगमेंट टूट जाता है, छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं, और फिर फेवरेबल कंडीशन में ये मेच्योर हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल और इसका डेफिनेशन सिंपल है, ये याद रखना है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। फ्रेगमेंटेशन के अलावा स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फिजन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बडिंग इन ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बर्ड्स बनाते हैं, और जब ये बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो डॉटर बर्ड्स बनते जाते हैं, और एक एक बर्ड टूट के नीचे गिरते जाता है और मेच्योर होते जाता है। तो ये एग्जाम्पल ईस्ट का आएगा। बडिंग का एग्जाम्पल पूछा तो आप ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपको और हायर प्लांट्स का पूछा तो आप हाइड्रा का एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर आपको जूस्पोर्स का भी एग्जाम्पल दिया गया है, क्लैमिडोमोनास, जो कि यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट जैसा भी काम करता है, एनिमल जैसा भी काम करता है। इसके पास फ्लैजेला है तो इसकी मदद से ये स्विम करता है, और इसके पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं,
फेवरेबल कंडीशन आती है तो सैक फट जाता है, ज़ूस्पोरेंजियम फट जाता है और छोटे छोटे स्पोर्स बाहर आते हैं। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। बाइनरी फिशन जो 10वीं में हमने पढ़ा था, अमीबा पैरामोशियम में होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन यानी कि फंगल स्पोर्स, आप लोगों ने देखा था ना 11वीं में, किंगडम प्लांटे में और किंगडम एनिमिलिया में, सॉरी, ऐसे छोटे 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 फंगल ब्रांचेस हमको देखने के लिए मिली थी, याद है? ऐसे फंगल स्पोर्स हमको देखने के लिए मिले थे, तो दैट इज कोनिडिया फॉर्मेशन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में हम गेम्यूल फॉर्मेशन भी पढ़ने वाले हैं, स्पॉन्जेस में कैसे गेम्यूल्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था बोर्ड एग्जाम्स में, और वो क्वेश्चन था, आई थिंक, रुको अभी बताती हूँ मैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं था, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से था। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें हम फ्लावर यूज नहीं करते, हम सीड यूज नहीं करते और हम फ्रूट यूज नहीं करते। लीफ या स्टेम या रूट की मदद से जब आप नया प्लांट ग्रो करते हो तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब अलग अलग मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। पहला मेथड होता है कटिंग करना। जब आपके पास कोई प्लांट है तो उसमें से जब आप कोई छोटा सा पार्ट कट करते हो जिसके पास एक या एक से ज्यादा बर्ड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बर्ड कटिंग। अलग अलग टाइप की कटिंग होती है, मतलब अभी समझो मेरे पास ऐसा कोई प्लांट है, इसमें से मैंने ये छोटा सा स्टेम कट किया, अभी इसके पास देखो कितने सारे बर्ड्स हैं, तो जब मैं इसको न्यू पॉट में डालूंगी तो इधर से नया नया ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बर्ड कटिंग, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। तुमच्या रेफरन्ससाठी मी इथे डायरेक्ट दिलंय, तो आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन सबको? हाँ, तो आपको बोर्ड्स और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ठीक है, ओके। रूट कटिंग का एग्जांपल यहाँ पर ब्लैकबेरी दिया गया है। अभी ग्राफ्टिंग का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, ये 2024 का क्वेश्चन है, दिस इज 2024 का पीवाईक्यू। ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखो। ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, आप दो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स करने की कोशिश करते हो। दिस इज माई प्लांट ए, दिस इज माई प्लांट ए, दिस इज माई प्लांट बी। मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर रही हूँ। ये देखो, इस प्लांट को मैंने इधर घुसाया और फिर इसको मैं बांध दूंगी अच्छे से, और अब ये सिंगल प्लांट बन के ग्रो होगा। तो दैट इज माई ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ओके, तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स को मिक्स करते हैं। अभी इधर पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जिस प्लांट का आप रूट यूज करते हो, ये देखो इसका रूट है ना, जमीन पे इसका रूट है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। इसकी स्पेलिंग में टी है, इसकी स्पेलिंग में टी है। और जो दूसरा प्लांट है जिसका मैं स्टेम वाला पार्ट यूज करने वाली हूँ उसको बोलते हैं स्कियोन। ये देखो यहाँ पे मैं ये जो लकड़ी छील रही हूँ, ये वाली जो लकड़ी है, दिस लकड़ी इज स्कियोन। और जो प्लांट ऑलरेडी जमीन से चिपका हुआ है, दैट प्लांट इज स्टॉक। जैसे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं वैसे हम दो प्लांट्स के टिश्यूज को मिक्स करके एक कॉमन प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग हो सकता है, स्टेम ग्राफ्टिंग हो सकता है, अलग अलग टाइप की ग्राफ्टिंग हो सकती है। और लास्ट में आता है टिश्यू कल्चर प्रोसेस। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट्स का छोटा सा कोई टिश्यू लेते हैं, उस छोटे से टिश्यू को एक्सप्लांट बोलते हैं, और उसको हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को मायक्रो प्रोपोगेशन नाम भी दिया गया है। मायक्रो प्रोपोगेशन म्हणजे काय असतं, कमी टाइम मध्ये, कमी जागेमध्ये, कमी न्यूट्रिएंट्स वापरून जास्तीत जास्त प्लांट्स ग्रो करणे। लेस टाइम, लेस स्पेस एंड लेस न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस में ज्यादा प्लांट्स ग्रो करना, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन यानी टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, अभी लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। यंग स्टेज को बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, जब हमारा फ्लावर रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब व्हेन प्लांट इज नॉट रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, प्लांट के पास फ्लावर ही नहीं है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए अभी रेडी नहीं है, तो दैट स्टेज इज नोन एज जुवेनाइल स्टेज। फिर आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब उसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है, फ्लावर बनते ही हमको पता चल जाता है हाँ हमारा प्लांट अभी मेच्योर हो चुका है। और फिर आता है सेनेसेंस स्टेज। सेनेसेंस स्टेज को हम बोलते हैं एजिंग स्टेज। यहाँ पर हमारा प्लांट धीरे धीरे करके अब ओल्ड होने लगा है, क्योंकि इसके टिश्यूज और इसके ब्रांचेस वगैरह सब हार्मोन्स के कम असर होने की वजह से धीरे धीरे इमेच्योर होने लगे या फिर बूढ़े होने लगे, टूटने लगे। ठीक है, तो अभी हम जब लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जब हमारा प्लांट मेच्योर होने के लिए रेडी है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए जब रेडी है, तो हमको यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स देखने मिलते हैं। मतलब जब हमारा प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है ना, तो तीन अलग अलग स्टेजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला स्टेज होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। भाई जब आप खाना बनाते हो तो पहले सब सामग्री तैयार करते हो,
फिर गैस चालू करते हो, फिर खाना बनाते हो। तो पहले हम सामग्री तैयार करेंगे। अब अगर हमको प्लांट रिप्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो पहला प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कभी भी याद रखो, बायोलॉजी में आपको वर्ड आया डैश जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड आया मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ हम गैमेट बनाने वाले हैं। अभी गैमेट बनाकर आप उस गैमेट को अपने अंदर नहीं रख सकते, मतलब मेल गैमेट मेल फ्लावर के अंदर, फीमेल गैमेट फीमेल फ्लावर के अंदर, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इन गैमेट्स का मिलन कराना पड़ेगा, इनको एक दूसरे से मिलवाना पड़ेगा, तो गैमेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप होता है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। पॉलिनेशन होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद ABCDE उसका एम्ब्रियो डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे करके सीड बनेगी। ये देखो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड, सीड से सीडलिंग, और फिर नया प्लांट आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस 3 अलग अलग स्टेप्स में हमको देखने मिलता है। तो यहाँ पर थियोरी में यही बताया गया है कि यंग फेज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जब हमारे प्लांट में फ्लावर आता है तो बोलते हैं कि अब ये प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है। अलग अलग स्टेजेस हमको देखने मिलते हैं। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करें, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि टिपिकल फ्लावर, और ये 10वीं में भी पढ़ा है, टिपिकल फ्लावर के पास 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स मतलब क्या होता है? सेपल। अब ये बहुत बेसिक चीज है, इतना सब एग्जाम में नहीं आता है 12वीं के। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज मेल, ठीक है, एंड गाइनोशियम इज फीमेल। G फॉर गाइनोशियम, G फॉर गर्ल्स। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे फ्लावर में ये 4 वॉल्स होते हैं। जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे प्लांट्स को कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और ये सारे स्टेप्स सीक्वेंस में होने चाहिए, एक एक करके, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ये स्टेप सीक्वेंस में होंगे तो हमको जाइगोट मिलेगा। मतलब जाइगोट बनाने से पहले गैमेट बनेगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, और फिर हमको न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, आपके पास एक ही फ्लावर की ज्यादा वैरायटी रहेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, प्लस प्लांट का सर्वाइवल रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर वही सारे एडवांटेजेस हमको बताए गए। अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अपने फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और सिंगल एंड्रोशियम रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टेमन। ये देखो, ये सिंगल एंड्रोशियम को बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के पास प्रेजेंट है एंथर और फिलामेंट, और इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो एंड्रोशियम को ही बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के पास है फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि जब हमारा सेल डिप्लॉयड स्टेट में है तो उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे, और जब इसमें मियोसिस हो जाएगा तो स्पोरोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे और उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। ये देखो, दिस इज अवर मदर सेल, इसने मियोसिस किया, मियोसिस करके गैमेट्स बनाए, छोटे छोटे स्पोर्स बनाए, तो इनको बोलेंगे गैमेटोफाइट। अभी इन गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे, हर एक गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे, और ये गैमेट्स आपस में जब फ्यूजन करेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट फिर से डिप्लॉयड हो गया। जब भी सेल आपका डिप्लॉयड स्टेट में रहता है ना, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और हेप्लॉयड स्टेट में रहता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वर्ड बताने जा रही हूँ, उसको लिख कर ले लो। गैमेटोफाइट और गैमेट मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? गैमेटोफाइट और गैमेट दोनों में क्या डिफरेंस है? गैमेटोफाइट मतलब खुद गैमेट नहीं होता है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट बनता है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट बनता है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं आपको। और गैमेट क्या होता है? ये खुद जर्म सेल होता है। आपको मैं इधर एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल से आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। एक एग्जांपल देती हूँ मैं इधर पे, समझो आपकी फर्स्ट सैलरी आई और आपको आपका सैलरी का चेक मिला, और ये आपके, जब आपने इस चेक को बैंक में डाला तो आपको उसका कैश मिला। अभी अगर आपको वड़ा पाव खाना है और आपके हाथ में सैलरी का चेक है, तो आप वड़ा पाव वाले अंकल को जाके चेक नहीं दे सकते ना, अंकल ये चेक ले लो, मेरे पास 10,000 का चेक है, इसमें से आप 10 रुपए काटो और मुझे बाकी का 9,990 रुपए वापस दे दो। ऐसा बोलोगे क्या आप अंकल को? अंकल उधर से वड़ा पाव का चटनी आंख में फेंक के मारेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। चेक के अंदर पैसा है, बट चेक को आप डायरेक्ट पैसे के जैसा यूज नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे ही गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट है, वो गैमेट डेवलप होगा तब आप उस गैमेट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलना। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी है। अब देखो, अब आगे क्या बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में।
जब भी हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। रिवीजन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, माइंड मैप्स बनाना और फ्लो चार्ट की मदद से रिवाइज करना। हमारा एंथर जब इमेच्योर स्टेज में होता है तो उसके पास सिर्फ 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और अंदर उसके पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। जब ये एंथर धीरे धीरे करके मेच्योर होगा तो ये लेयर डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होगी, मतलब चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। डिफरेंशिएट होकर यहाँ पर आपको 2 लेयर दिखाई देंगी, एक बनेगी आर्केस्पोरियल सेल्स वाली लेयर और एक तो एपिडर्मिस है ऑलरेडी। एपिडर्मिस के अलावा जो अंदर जो सेल्स मेच्योर हो रहे हैं वो आर्केस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आणि आता हे जे आर्केस्पोरियल सेल्स आहेत ते पुढे जाऊन 2 वेगळ्या प्रकारचे लेयर बनवतात। एक है पराइटल टिश्यू लेयर, इसको मैं नाम दे देती हूँ, समझो ये अपना मेन है, आर्केस्पोरियल सेल्स मेन है। तो इसके 2 टाइप्स बनते हैं, एक है पराइटल टिश्यू, एक है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो पराइटल टिश्यू है ना, इसका काम बाहर का है, ये प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन देता है, वो सब काम है। तो आपको सब लेयर का काम पता होना चाहिए और उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर आती है एंडोथीशियम। ये देखो एंडोथीशियम लेयर किधर प्रेजेंट है? सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीशियम लेयर है। एंडोथीशियम लेयर का क्या काम होता है? ये डेहिसेंस में हेल्प करती है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डेहिसेंस, मतलब जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाएगा तो ये एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करेगी, तब तक ये एंथर को सपोर्ट करती है। फिर आता है मिडल लेयर्स। अभी कितना मिडल लेयर प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली कितनी मिडल लेयर्स प्रेजेंट असतात। तो आपके टेक्स्ट बुक में कितना मिडल लेयर बोला गया है? 1 to 2 मिडल लेयर्स, इधर 1 to 3 है, सेम ही है। मिडल लेयर का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारा एंथर जब तक बड़ा नहीं हो जाता, मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक एंथर को पकड़ के रखना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर। और फिर चौथी लेयर आती है स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स का काम क्या होता है? ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स, मतलब पोलन ग्रेन। आगे जाके इससे ही पोलन ग्रेन बनने वाला है, ओके। और ये जो टेप्टम है, पराइटल सेल्स, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ये वाली लेयर है, इसको 4 नंबर देते हैं और इसको स्टार देते हैं। ये वाली जो लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रिशन देती है। किसको न्यूट्रिशन देती है? स्पोरोजिनस सेल्स को, क्योंकि ये सबसे अंदर प्रेजेंट है। टेप्टम वाली लेयर सबसे अंदर होती है, ही बघा ही लेयर टेप्टमची लेयर आहे। तो ये जो ब्राउन कलर की टेप्टम वाली लेयर है ना, ये टेप्टम लेयर से इसको खाना मिलता है। सो टेप्टम लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीईटी एग्जाम में कंपलसरी पूछी जाती है। तो ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है। अभी अगर आप एंथर का स्ट्रक्चर देखोगे तो जनरली हमारा एंथर डाइथेकस होता है। एक एंथर ऐसा होता है, ठीक है, एक सिंगल इसके पास लेयर होती है, तो इसको बोलते हैं मोनोथेकस। इसके पास एक ही लेयर है, इसको बोलेंगे मोनोथेकस। और अगर अपना एंथर ऐसा है, ऐसा, तो इसको बोलेंगे डाइथेकस। क्या बोलेंगे इसको? डाइथेकस, क्योंकि इसके पास 2 लेयर है। अभी दिखने में ये डंबल शेप जैसा दिखाई दे रहा है, तो इधर पे एक पोलन सैक है, इधर पे एक पोलन सैक है और इधर पे 2 लोब्स हैं, तो इसको बोलते हैं बायलोब्ड। और इसके पास 2 पोलन सैक है ना, तो इसको बोलते हैं बायस्पोरेंजिएट, म्हणजे 2 पोलन सैक, बायस्पोरेंजिएट, ठीक है, बायस्पोरेंजिएट। यहां पर क्या हो रहा है? 4 पोलन सैक है और 4 लोब्स है। इथे 1 2 3 4 लोब्स है, तो इसको बोलेंगे टेट्रालोक्यूलर किंवा टेट्रालोब्ड। और इसके पास 4 पोलन सैक है, तो इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट वर्ड का मतलब क्या है? पोलन सैक। पोलन सैक म्हणजे काय? इसके अंदर अपना मेल गैमेट बनने वाला है। ये देखो, ये पोलन सैक है, इसके अंदर ये अपने स्पोरोजिनस सेल्स हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनने वाला है। तो ये जो सैक जैसा स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो जो थ्योरी में दिया है वो सब मैंने कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी जो थ्योरी में दिया था वो सब हमने कवर कर दिया। अभी देखो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है ना, ये वाले जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। अभी ये सेल जब मियोसिस करते हैं तो एक मदर सेल से आपको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, और ये चारों डॉटर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राड फॉर्मेशन में, डायमंड फॉर्मेशन में, ठीक है। ये 4 डॉटर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राड फॉर्मेशन में, एन 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 एन। अभी
ये मेल गॅमेट्स नाही आहे, अजून हे तयार नाही झालेत, हे मेल गॅमेट्स नाही आहेत, हे फक्त मिओसिस करून हाफ रेडी झालेत, अजून ह्यांचं बाकीचं मॅच्युरेशन बाकी आहे. तर ह्याला आपण म्हणतो पोलन ग्रेन्स. आप इसको पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो मेल गैमेटोफाइट. मतलब अभी तक सिर्फ आपको चेक मिला है, अभी तक आपने इस चेक का कैश नहीं करवाया है. मतलब आप इसको पोलन ग्रेन बोल सकते हो या फिर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो मायक्रोस्पोर्स. ह्याच्या आतमध्ये मेल गॅमेट्स तयार होणार. अजून हे स्वतः मेल गॅमेट्स नाही आहेत, पण ह्याच्या आतमध्ये आपले मेल गॅमेट्स तयार होणार आहेत. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर. अब इधर पे एक हाईलाइटेड चीज क्या है, आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उससे आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन करने के लिए, ये याद रखना. ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स कैसे बनने वाले हैं. सिंगल पोलन ग्रेन दिखने में ऐसा होता है, मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेप्लॉइड, इसके पास 2 लेयर्स होती है, दोनों लेयर्स को मिलाकर हम बोलते हैं स्पोरोडर्म. ये सीईटी क्वेश्चन है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, दोनों लेयर को मिला के बोलते हैं स्पोरोडर्म. जो इसकी इनर लेयर है वो बहुत पतली होती है, उसका कुछ इतना खास काम नहीं है, मतलब है पर पतली होती है. सो जो अंदर वाली लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, और वो बनती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से. ये सीईटी क्वेश्चन है. इनर लेयर किससे बनती है और आउटर लेयर किससे बनती है, ये आपको सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है. तो इनर लेयर बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, और आउटर लेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आउटर लेयर काफी ज्यादा टफ होती है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बनती है. उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन. ये स्पोरोपोलेनिन इतना कड़क रहता है कि ये हमारे पोलन ग्रेन को खराब ही नहीं होने देता. इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये स्पोरोपोलेनिन जल्दी खराब नहीं होता. ये आउटर लेयर स्मूथ भी हो सकती है या फिर ऐसे रफ रफ भी हो सकती है. इसके ऊपर हार्श केमिकल्स का कुछ असर नहीं होता, कोई एंजाइम का कुछ असर नहीं होता, और बीच बीच में से ये लेयर कहीं कहीं से गायब रहती है. ये देखो, ही जी लेयर असते ना, ही आउटर लेयर ही कंटिन्यू नसते, ये बीच में गायब हो जाती है या फिर पतली हो जाती है. अगर आप इधर देखोगे तो ये देखो, ये जो आउटर लेयर है ये इधर पे गायब हो गई है ना. तो जहां पे ये लेयर गायब हो जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं जर्म पोर. आगे जाके आपका पोलन ट्यूब निकलेगा इस जर्म पोर से. तो ऐसे हमारा सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल पोलन ग्रेन. ओके, अब मेल गैमेट्स कैसे डेवलप होते हैं. यहाँ पे वायबिलिटी के बारे में बोला है कि पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन 30 मिनट्स के अंदर अंदर मिट्टी में डाला तो उनका डेवलपमेंट होगा, नहीं तो 30 मिनट्स के बाद उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं. और कुछ पोलन ग्रेन हजारों सालों तक भी वायबल रहते हैं. वायबल म्हणजे वैलिड म्हणजे एक्टिव. ओके, अब यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बताया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है. 2022 में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया है. तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी जोक में नहीं लेना है. अभी मेल गॅमेटोफाइट का डेव्हलपमेंट कैसे होता है. मेल गॅमेटोफाइट म्हणजे काय, हे आपलं चेक आहे, अजून ह्याच्यात आतमध्ये गॅमेट्स तयार व्हायचे बाकी आहेत. ओके, मेल गॅमेटोफाइट का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन और इसका ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर. हे सगळं मी तुम्हाला सारखं सारखं सांगते. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल अपने पास पोलन ग्रेन है, सबसे पहले उसके पास माइटोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस तो होगा नहीं, ऑलरेडी मियोसिस झालंय म्हणून हे हाइप्लॉइड सेल्स आहेत ना. तो अब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है. जब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है तो आपको 2 सेल दिखाई देते हैं. एक बड़ा सेल दिखाई देता है, दिस इज लार्ज, और एक छोटा सेल दिखाई देता है. जो बड़ा सेल है ना उसके पास बहुत सारा खाना है. ठीक है, तो बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं, और इसीलिए इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है. आता मोठा सेल एवढा मोठा है कि त्याच्याकडे खूप सारं जेवण है, तो ये जो छोटा वाला सेल है ना ये इसका खाना खाने लग जाता है, क्योंकि मेन अपने को इसको हेल्दी करना है. तो ये सेल खाना खा खा के वेजिटेटिव सेल का पूरा साइटोप्लाज्म खत्म कर देता है. मतलब ऐसा कुछ नजरिया आपको दिखाई देगा. यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है. तो वेजिटेटिव सेल का खाना खा के जनरेटिव सेल ने पूरा खत्म कर दिया. सॉरी, ये जनरेटिव सेल है. जनरेटिव सेल ने वेजिटेटिव सेल का खाना खा के पूरा साइटोप्लाज्म खत्म कर दिया. अब जनरेटिव सेल बड़ा हो गया तो माइटोसिस 1 प्रोसेस हो गया ना. यहाँ पे माइटोसिस 1 प्रोसेस हो गया था, इथे माइटोसिस 1 कंप्लीट झाले. अब स्टार्ट होगा माइटोसिस 2. ये देखो, इसके अंदर ये वाला जो सेल है ये इधर आ गया. जनरेटिव सेल ने खाना खा के अपनी ग्रोथ बड़ी कर ली. हे ट्यूब न्यूक्लियस आहे, ह्याचं काही फंक्शन नाहीये, पुढे जाऊन हे डीनेचर होणार. अब ये जो जनरेटिव सेल है ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको माइटोसिस 2 करना है. तर आता ह्याच्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत.
70% स्पीशीज में क्या होता है कि ये ऐसे का ऐसा ही रहता है. 70% स्पीशीज में ये जनरेटिव्ह सेल ऐसा ही रहेगा. जेव्हा पोलन ट्यूब तयार होणार तेव्हा ते मायटोसिस टू कंप्लीट करणार, म्हणजे खूप नंतर, तोपर्यंत ते असंच राहणार. पण बाकीचे जे 30% एंजिओस्पर्मचे प्लांट्स आहेत, म्हणजे काही प्लांट्स असे आहेत जे पूर्ण माइटोसिस आतमध्येच कंप्लीट करून घेतात. ये देखो, ये पूरा प्रोसेस कहाँ चालू है? एंथर के अंदर चालू है. ओके, तो 30% प्लांट्स में क्या होता है, माइटोसिस 2 भी इधर ही कंप्लीट हो जाता है. आणि हे जे जनरेटिव सेल होतं, ये जनरेटिव सेल से आपको 2 मेल गैमेट्स मिल जाते हैं. तो ये सिर्फ 30% स्पीशीज में होता है कि जनरेटिव सेल ने माइटोसिस 2 किया और आपको आपके 2 मेल गैमेट्स मिल गए. ये आगे जाके डीजेनरेट हो जाएगा. यहाँ जर्म पोर था, जर्म पोर से आपका पोलन ट्यूब निकला और ये 2 मेल गैमेट्स आगे ट्रेवल करके जाएंगे. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. आपके पास मदर सेल है, अभी मदर सेल है, ठीक है, तो कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस करना पड़ेगा? मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने के लिए आपको 1 मियोसिस करना पड़ता है, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलके आपका मियोसिस कंप्लीट होता है. आता 11वीचं सेल डिव्हिजन चॅप्टर मी शिकवणार नाही, ते तुम्हाला आलं पाहिजे. मियोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मियोसिस 1 आणि मियोसिस 2. जब आप मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करते हो तो आपको 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं. इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, या फिर इसको बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट. क्या बोलते हैं इसको हम? मेल गेमेटोफाइट. अब तो हमने एक बार मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में. अब इसमें कितना माइटोसिस होगा? हमको 4 पोलन ग्रेन्स मिले. अब इसमें कितना बार माइटोसिस होगा? समझो ये एक पोलन ग्रेन है, मैंने एक सिंगल पोलन ग्रेन लिया, तो इसमें पहले मैंने माइटोसिस 1 किया, तो मुझे 2 सेल्स मिले, एक बड़ा सेल मिला, एक छोटा सेल मिला. फिर इसमें मैंने माइटोसिस 2 किया, मुझे 2 मेल गैमेट्स मिले. ये जनरेटिव सेल से आगे जाके मेल गैमेट्स बनते हैं. आपको सीईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गैमेट्स नक्की कौन से सेल से बनते हैं, वेजिटेटिव सेल से या जनरेटिव सेल से. जनरेटिव सेल की स्पेलिंग में जी है, तो याद रखो इससे ही गैमेट्स बनते हैं. वेजिटेटिव सेल का काम है सिर्फ खाना देना, वेजिटेबल देना, बस ऐसे याद रखो. तो यहाँ पर आप 2 बार माइटोसिस करते हो और 1 बार मियोसिस करते हो, तब जाके आपको आपका मेल गैमेट मिलता है. तो ये देखो, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस करेंगे तो हमको हमारा मेल गैमेट मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. और 2025 लास्ट ईयर, मतलब ये अभी जस्ट रिसेंट लास्ट बैच को जो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इन एंजिओस्पर्म. म्हणजे काय, हे तुमच्या एक्सरसाइज मधलंच क्वेश्चन आहे, पण तुम्हाला हे पूर्ण एक्सप्लेन करायचं होतं. 2 सेल स्टेज म्हणजे काय असतं? दिस स्टेज. ये देखो, इधर पे वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, तो ये कैसे बना? अपने आप थोड़ी ना तो आया, तो ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है. 2 सेल स्टेज का डेवलपमेंट बोला है ना, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 2 सेल स्टेज या फिर एक्सप्लेन 2 सेल स्टेज. तो आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि ये 2 सेल स्टेज कैसे आया. दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल. तो ये स्टेज एक्सप्लेन करना है, ये पूरा आन्सर एक्सप्लेन करना है. असे क्वेश्चन्स तुम्हाला बोर्डमध्ये विचारले जातात. आता इथे एक एमसीक्यू विचारलाय, आन्सर तुम्ही ऑलरेडी बघितलंय, पण ते आन्सर कसं आलंय ते बघूया. आपके पास 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आपको कितना मेल गैमेटोफाइट मिलेगा? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेट्स नाही हा, गैमेटोफाइट. आता आपल्याला माहिती आहे की 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल असेल तर आपल्याला 4 मेल गैमेटोफाइट्स मिळतात. तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है ये इसके साथ, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल को हम बोलते हैं गाइनोशियम. गाइनोशियम का दूसरा नाम है पिस्टिल. सिंगल गाइनोशियम रहेगा तो उसको बोलेंगे कार्पल, और कार्पल का ही दूसरा नाम है मेगास्पोरोफिल. अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स अच्छे से याद रहने चाहिए. मेगास्पोरोफिल मतलब क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, मेगास्पोर मतलब क्या होता है. तो मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख के आपको बता देती हूँ. देखो, कार्पल को हम क्या बोलते हैं, रुको यहाँ पे नहीं, आगे वाला स्लाइड खाली है क्या, यहाँ लिख देते हैं. कार्पल को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है. ओवरी
ओव्यूल, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। और अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर आपका बनेगा मेगास्पोर। तो ओव्यूल के अंदर बनेगा मेगास्पोर, और मेगास्पोर को हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट से आगे हमको मिलता है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट, क्योंकि गेमेटोफाइट मतलब चेक, इसके अंदर गैमेट बनने वाला है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब किसी फ्लावर में बहुत सारे फ्री कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्री होता है, एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका हुआ नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं अपोकार्पस। ऐसा ये देखो यहाँ पे सारी की सारी ओवरी फ्री है, कोई भी किसी से चिपकी हुई नहीं है, ऑल आर फ्री, तो इसको अपोकार्पस ओवरी बोलते हैं। और सिन कार्पस म्हणजे काय असतं, मैं आपको इतने दिन से बता रही हूँ, सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो यहाँ पर अगर सारी की सारी ओवरीज चिपकी हुई है तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस ओवरी। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। अपोकार्पस ओवरी का एग्जांपल मिशेलिया या माइकेलिया दिया हुआ है। टिपिकल कार्पल के पास 3 पार्ट्स होते हैं। अ टिपिकल कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और तीसरा पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो ये हमारा टिपिकल कार्पल का स्ट्रक्चर है। अभी कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ कुछ ओवरीज यूनि ओव्यूलेट होते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, जैसे कि मैंगो, मैंगो के अंदर एक ही सीड है, एक ही ओव्यूल है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मल्टी ओव्यूलेट होते हैं, जैसे टमाटर, टमाटर के अंदर कितने सारे सीड्स हैं, मतलब वो मल्टी ओव्यूलेट है। भिंडी, भिंडी में भी कितने सारे सीड्स होते हैं, ओके। अभी एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 सेकेंड, ये देखो, आपको 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, 2023 में, और भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या? 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो आपको ये आना चाहिए एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है और उसके आगे का टॉपिक। अभी एनाट्रोपस वर्ड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड ओव्यूल। ये देखो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली माइक्रोपाइलची पोझिशन आणि फ्यूनिकलची पोझिशन, ये दोनों पोझिशन हम चेक करते हैं। अभी ये माइक्रोपाइल ऊपर रहना चाहिए, जब ये माइक्रोपाइल ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, और जब ये माइक्रोपाइल उल्टा रहता है 180 डिग्रीज रोटेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। तो अलग अलग टाइप का हमको ओव्यूल्स का ओपनिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम जैसे हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, वैसे ही ओव्यूल के बारे में भी बताया गया है। जब हमारा ओव्यूल, या फिर हम जब बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्पल, जब हमारा कार्पल इमेच्योर है तो ये पैरेन्काइमा सेल से बनता है। पैरेन्काइमा सेल्स का दूसरा नाम क्या था? हाइपोडर्मल सेल्स, आणि बाहेरची लेयर एपिडर्मिस। अब धीरे धीरे करके ये मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होगा तो इसके सारे सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सेंटर में जितना भी पैरेन्काइमा सेल्स है वो सारे पैरेन्काइमा सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, और वो मैच्योर होकर यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर फॉर्मेशन दिखाई देगा। जितने भी पैरेन्काइमा सेल्स थे, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स से इंटीग्यूमेंट्स म्हणजे आउटर लेयर बन गई, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स म्यूसिलस बन गए, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स चलाजा बन गए। सेंटर में एक पैरेन्काइमा सेल बच जाता है, तो सेंटर में जो पैरेन्काइमा सेल बच जाता है उस पैरेन्काइमा सेल को बोलते हैं सेंट्रल पैरेन्काइमा सेल, और यही सेल आगे जाके बनता है मेगास्पोर मदर सेल। यही सेल आगे जाके क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये देखो, आपके जितने भी पैरेन्काइमा के टिश्यू थे, जितने भी पैरेन्काइमा के सेल्स थे, सबने कुछ ना कुछ काम कर लिया। कोई चलाजा बन गया, कोई इंटीग्यूमेंट्स बन गया, कोई न्यूसिलस बन गया, लेकिन सेंटर में एक सेल बच जाता है। और सेंटर में जो एक सेल बच जाता है, पहले तो ये सेल सिंगल रहता है, ऐसा सिंगल सेल रहता है। सेंटर में ये जो एक सेल बच जाता है इसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और माइटोसिस होगा, और आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा। जैसे हमने मेल के लिए पढ़ा, सेम वैसे ही होगा, पहले मियोसिस होगा फिर माइटोसिस होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो अपना ओव्यूल है और ये जो अपना बीच का टिश्यू है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा टिश्यू। अभी प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नोन एज फ्यूनिकल। ये देखो, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। जैसे ह्यूमंस के बच्चे का प्लेसेंटा होता है, वैसे प्लांट्स का भी प्लेसेंटा होता है।
तो यहाँ पर प्लेसेंटा से क्या मिल रहा है प्लांट को न्यूट्रिएंट, ओव्यूल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्शन है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और ये फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच्ड है उस पॉइंट को बोलते हैं हीलम या हाइलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सारी चीजें दी गई है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर एनाट्रोपस होता है, फ्यूनिकल अटैच करता है, सेंटर में जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस वगैरह करेगा, माइटोसिस करेगा और अपने को फीमेल गेमेटोफाइट बना के देगा। यहाँ पर जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं चलाजा। तो थियोरी में यही सब बेसिक दिया है। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे मेल में मियोसिस होता है वैसे फीमेल में भी मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस प्रोसेस चालू हुआ, मियोसिस पहले होता है तो आपको मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 करने के बाद 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। मेल में भी सेम हो रहा था, मेल में जैसा होता है वैसा ही फीमेल में होता है। दिस इज इन मेल। उसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उसने मियोसिस किया, उसको 4 पोलन ग्रेन्स मिले, ठीक है। जैसा मेल में हुआ वैसे फीमेल में हुआ, लेकिन इधर पे एक स्टोरी अलग है। क्या स्टोरी अलग हो जाती है मैम? यहाँ पे चारों के चारों सरवाइव करते हैं, ऑल विल सर्वाइव एंड मैच्योर, सब सरवाइव हो जाएंगे और सब मैच्योर होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 4 सेल्स जो फॉर्म हुए हैं ना इसमें से 3 सेल्स मर जाते हैं क्योंकि खाना कम अवेलेबल रहता है। हमारे पास लेस फूड अवेलेबल होने के कारण ऊपर के जो 3 सेल्स है वो अबॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि खाना कम है, और जो नीचे जो सेल प्रेजेंट रहता है सिर्फ ये मैच्योर होता है। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और इसको ही बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये वाला जो सेल है जो सेंटर में बच गया है ये फर्स्ट सेल है फीमेल गेमेटोफाइट का, तो अब ये 3 बार माइटोसिस करेगा, लेकिन सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होगा, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 3 बार माइटोसिस हुआ, 4 सेल्स ऊपर मिले, 4 सेल्स नीचे मिले, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब दोनों पोल से एक एक सेल सेंटर में आते हैं, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आए इसीलिए इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर के जो 3 सेल्स है वो 3 सेल्स खुद को अरेंज करके एंटीपोडाल सेल्स बन जाते हैं। नीचे के जो 3 सेल्स है ये नीचे वाले 3 सेल्स अरेंज करके एग अपैरेटस बना लेते हैं, और ये जो सेंटर में जो सेल रहता है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फ्यूज हो जाएगा, इट विल फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो तब इसका नाम बदल जाएगा, तब इसको पोलर न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर इसको बोलेंगे डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को फिर अपना एम्ब्रियो सैक मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में एक ही सेल है पर ये एक सेल माइटोसिस करने के बाद देखो कैसे पूरा आपका एम्ब्रियो सैक बन गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एंटीपोडाल सेल्स का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, वो सीड डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन इसका है एग अपैरेटस का और पोलर न्यूक्लियाई का। तो इसका क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। ये देखो पोलर न्यूक्लियाई आता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। अब एग अपैरेटस का क्या फंक्शन है एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पर जो ये 3 सेल्स है ना, अब इसमें से जो साइड साइड के 2 सीता गीता चंगू मंगू जो भी 2 सेल्स है यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये देखो ये जो साइड साइड वाले 2 सेल्स है इनके ऊपर ना ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। दीज आर सिनर्जिड सेल्स, इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा पता है? जब पोलन ट्यूब अंदर आएगी ना तो ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सिनर्जिड्स का काम होता है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये देखो सिनर्जिड शो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और सेंटर में जो अंडा प्रेजेंट है, दिस अंडा इज नोन एज फीमेल गैमेट। इसका काम है मेल गैमेट के साथ फ्यूज करना और जाइगोट बनाना, और वही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा और सीड बनेगा। और इसका क्या काम है मैम? ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और ये बनाता है एंडोस्पर्म, यानी कि जाइगोट के लिए ये खाना बनाएगा। नीचे जाइगोट बनेगा और ऊपर उसका खाना बनेगा। तो इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी एंटीपोडाल सेल्स का ज्यादा कुछ काम नहीं है, आगे जाके सिनर्जिड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो थियोरी में आपको जो जो पॉइंट्स दिए थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एंटीपोडाल सेल का कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजन के जस्ट पहले बनता है। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पर कितने सेल्स हैं? नीचे 3 सेल है, ये सिनर्जिड्स हो गए। यहाँ पे थोड़ा हाँ सेम साइज का होता है थोड़ा बहुत, तो ये सिनर्जिड्स है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड हेप्लॉइड। इधर पे 2 सेल्स है हेप्लॉइड हेप्लॉइड, और इधर पे 3 सेल्स है। अभी फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले मैंने क्या बोला कि ये दोनों सेल्स चिपक जाते हैं और ये चिपक के एक सिंगल सेल बन जाते हैं।
तो इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिखने में यहाँ पर 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है, दिखने में यहाँ पर एक ही सेल है, बस इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। यहाँ पर दिखने में 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है। तो अभी दिखने में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा कि इसके पास 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस है। तो दिखने में ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो सैक। और ये पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये पूरा डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से हुआ, सॉरी इधर पे, ये पूरा डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से हुआ, तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये पूरा डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर हुआ, बंद कंडीशन में, क्लोज्ड कंडीशन में, तो इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। पूरा सब कुछ अंदर हो रहा है ना, तो इसको एंडोस्पोरस बोलते हैं, इनसाइड द मेगास्पोर। तो ये था आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे टाइप के आए थे, देखो, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। अभी कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है और कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, मैंने गलती से उधर से पेस्ट कर दिया है। कहां गया पोलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी, हाँ इस टॉपिक का है वो, कि हमारा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। So compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special protein and this process involves pollen recognition। मतलब अपना ये जो पिस्टल है, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, ये स्टिग्मा वाला पार्ट डिसाइड करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना है और कौन सा पोलन ग्रेन रिजेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पिस्टल, या फिर आप इसका आंसर स्टिग्मा लिखोगे तो भी करेक्ट है। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो तुम्हाला कमेंट करायचं है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर। तुम्हाला स्टार्ट कुठून करायचं आहे, इथून नाही स्टार्ट करायचं है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से कितना डिविजन करना पड़ेगा, हाउ मेनी सेल डिविजन विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी माइटोसिस विल बी रिक्वायर्ड। आपको मियोसिस के बारे में पूछा ही नहीं है, कितनी बार माइटोसिस करोगे तो आपको फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा। म्हणजे हे एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें हम कितनी बार माइटोसिस करेंगे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, कितनी बार करेंगे मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको आंसर नीचे कमेंट करना है, ठीक है। मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि मेल्स में सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, फीमेल में सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, क्योंकि इसके पास खाना कम होता है। सेम प्लांट्स में भी होता है, सेम एनिमल्स में भी होता है, मतलब हम में भी ऐसा ही होता है। आता इथे बघा एक अजून इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिलाय, यू हैव 40 मेगास्पोर मदर सेल्स, हाउ मेनी फीमेल गेमेटोफाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। आपको कितना फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं मियोसिस करने पे, पर इसमें से सर्वाइव एक ही करता है, सिर्फ एक फीमेल गेमेटोफाइट सर्वाइव करता है। मतलब 1 से 1 मिला, 2 से 2 मिलेगा, तो 40 से कितना मिलेगा, नीचे कमेंट करो। और हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉलिनेशन वाले टॉपिक में, इसका आंसर नीचे जल्दी कमेंट करो। राइट, सो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है, जब आप पोलन ग्रेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेल गैमेट्स खुद तो चल के जा नहीं सकते, इसीलिए हमको मेल गैमेट्स को खुद स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ता है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब पॉलिनेशन नेचर में अपने आप होता है, ठीक है, कभी हवा के वजह से, कभी बारिश के पानी के वजह से, कभी समुद्र में, कभी किसी बटरफ्लाई के वजह से यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ चला जाएगा, किसी मच्छर के वजह से यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस नेचर में भी होता है, हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन करने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स देखने मिलते हैं। अब 2 बेसिक टाइप का पॉलिनेशन आपको बताया गया है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी, या फिर इसके लिए दूसरा नाम है एलोगैमी। अभी इसका ही एक मिनी वर्जन है जिटोनोगैमी, मतलब दिखने में ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसे दिखेगा, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस सेम प्लांट्स के बीच में हो रहा है, मतलब ये भाई और बहन के बीच में ही हो रहा है, एक ही प्लांट के बच्चे हैं उन्हीं के बीच में हो रहा है। तो अब इससे जो बच्चा बनेगा वो बच्चा दिखने में सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा होगा, इट विल बी द ऑफस्प्रिंग विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब अंदर अंदर अगर देखा जाए तो ये इसके जैसा है, लेकिन बाहर से देखी जाए तो ये इसके जैसा है, इसीलिए इसको हमने अलग नाम दे दिया जिटोनोगैमी। ये आता सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में, बट इसका मेथड क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है।
अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं होती है, ये अपने आप हो जाता है। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है और अगर इसी के अंदर सब कुछ अपने आप हो रहा है तो दिस इज ऑटोगैमी, ठीक है। अगर बाजू बाजू के नेबर्स के बीच में हो रहा है, मतलब ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, इनके आपस में हो रहा है तो दैट इज जिटोनोगैमी। लेकिन अगर समझो दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है। तो वहां पे हम दो अलग अलग टाइप के एजेंट्स की हेल्प लेते हैं। एक होते हैं अबायोटिक एजेंसी, एक होती है बायोटिक। अबायोटिक मतलब होती है नॉन लिविंग, जिसमें आता है पानी और हवा, और बायोटिक मतलब होता है लिविंग। अब पानी और हवा की मदद से जब आप पॉलिनेशन करते हो तो उसको बोलते हैं विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए साइंटिफिक टर्म है एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन के लिए साइंटिफिक टर्म है हाइड्रोफिली। जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से पॉलिनेशन करते हो तो वहां पर भी अलग अलग टाइप्स आपको बताए गए हैं। इंसेक्ट की मदद से जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अभी देखो किसी भी स्पेलिंग में ई नहीं आता है, सिर्फ इंसेक्ट की स्पेलिंग में ई आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज एंटोमोफिली, ई वाला स्पेलिंग इज एंटोमोफिली, इंसेक्ट। बर्ड्स के अंडे होते हैं ना, बर्ड्स अंडा देते हैं तो उनका अंडा ऐसे ओ शेप का होता है, तो दिस इज ऑर्नोथोफिली, ठीक है। और बैट्स का तो नाम ही अलग है, बैट्स चमगादड़ के नाम से जाने जाते हैं, तो च यानी चिरोप्टेरिफिली। तो ऐसे कुछ ना कुछ स्टूपिड ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हो कि कौन से पॉलिनेशन का क्या नाम है, क्योंकि नाम पता रहेगा तो उसके बारे में कुछ ठोक पाओगे, नाम ही पता नहीं रहेगा तो कैसे लिख पाओगे। अब ये टॉपिक, ये जो पॉलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपको बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए, मैं ऐसे ही टाइम पास में नहीं करा रही हूँ, इसलिए ध्यान दो। सबसे पहली बात, अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना है, मतलब अगर आपको बार बार सेम स्पीशीज ग्रो करना है, तो आपके प्लांट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मुझे नहीं बनाना, मुझे अलग टाइप की वैरायटी नहीं चाहिए, मुझे बार बार सेम वैरायटी चाहिए। तो सेम वैरायटी ग्रो करने के लिए हमारे प्लांट्स को कैसा करना पड़ेगा, हमारा प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अवर प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल, उसी के अंदर मेल हो उसी के अंदर फीमेल हो। हमारा प्लांट होमोगेमी दिखाना चाहिए, होमोगेमी मतलब मेल फीमेल एक साथ रहते हैं और दोनों सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं, तो ही उनका पॉलिनेशन होगा ना। दे बोथ लिव टुगेदर एंड दे मेच्योर एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं डाइकोगेमी, यानी कि अगर मेल मेच्योर है तो फीमेल नहीं होगी, फीमेल है तो मेल मेच्योर नहीं होगा। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि पहले क्लोज्ड होते हैं, वो अंदर ही अंदर अपना सब काम कर लेते हैं, उसके बाद ओपन होते हैं। तो सम फ्लावर्स आर क्लोज्ड, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, मतलब ये फ्लावर बंद है, इसके अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ही फीमेल है, दोनों इसके अंदर है, आपस में ये लोग अपना पॉलिनेशन कर लेंगे और काम खत्म करेंगे, तो इधर पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कंडीशन कि जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इधर पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तीनों केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं और कुछ होते हैं जो ओपन होते हैं, इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। चैस्मोगैमस म्हणजे ओपन फ्लावर, ये ओपन फ्लावर रहते हैं पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर मैंने आपको सीधा एग्जांपल्स का टेबल बना के दिया है कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन कौन से प्लांट में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन वटाने में होता है, जिटोनोगेमी यानी नेबर पॉलिनेशन कुकुरबिता में, क्लिस्टोगेमी ओपन एंड क्लोज फ्लावर, ये आपको वायोला एंड कोमेलिना स्पीशीज में देखने मिलता है। ये देखो, कोमेलिना बेंगालेंसिस एंड वायोला प्लांट स्पीशीज, ये प्लांट है, इसके पास दोनों फ्लावर है, ओपन फ्लावर भी है, क्लोज फ्लावर भी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन, कौन से प्लांट में कैसे टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है, मैंने इधर आपको उसका एग्जांपल बना के दिया है। डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो, ऑटोगैमी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। जिटोनोगैमी यानी नेबर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, बट इनके पास भी जेनेटिकल वेरिएशन नहीं होगा, इट कैन नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर सिमिलैरिटी ही देखने को मिलेगी। एंड जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको आउटब्रीडिंग या एलोगैमी भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको न्यू वेराइटीज देखने के लिए मिलती है। अभी सबसे पहले अबायोटिक एजेंट्स, अगर मैं विंड की बात करूं तो हवा की मदद से कौन से प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, क्रॉप्स में, जैसे चावल, गेहूं, राई, बार्ले, ओट्स, पाम एटसेट्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ना आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एनी 3 adaptations ऑफ विंड पॉलिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड अडेप्टेशन ऑफ वाटर पॉलिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो आपको अडेप्टेशन सबके कंपलसरी करने हैं, और यहाँ पर 2024 में भी आपको एक एमसीक्यू पूछा गया है, 2025 में भी एमसीक्यू पूछा गया है। तो पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, 2023, 2024, 2025 एवरी ईयर क्वेश्चन आया है, इसीलिए ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉलिनेशन है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट्स को क्या क्या एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता है,
प्लांट का जो देखो हवा की मदद से अगर पोलन ग्रेन को उड़ाना है तो पोलन ग्रेन का साइज छोटा होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स कलरफुल नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इनकॉन्स्पिकस मतलब कि हार्डली विजिबल, ये दिखते नहीं है, ज्यादा छोटे होते हैं ना इसीलिए ये दिखते नहीं है। ये सब अडेप्टेशंस हैं, आपको ये अडेप्टेशंस 2023 में पूछे गए हैं। तो पोलन ग्रेन लॉजिक लगाओ, हवा की मदद से उड़ाना है तो पोलन ग्रेन ज्यादा होने चाहिए, इनविजिबल रहेंगे तो भी चलेगा, उनके अंदर ज्यादा फूड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हवा को थोड़ी ना तो खाना खाना है। ओके, और ये पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए, हल्के रहेंगे तो दूर तक जाएंगे तो पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और इनका जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा फेदरी होता है, ताकि ये उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को ऐसे अपने अंदर ट्रैप कर सके। हवा की मदद से ये पोलन ग्रेन्स दूर तक उड़ते हैं। इनका जो स्टेमन होता है, ये स्टेमन लंबा होता है, दे आर लॉन्ग एंड वर्सिटाइल, और ये हवा की मदद से एक्सपोज्ड होते हैं और इधर उधर उड़ते रहते हैं, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, जब खेत में आप जाते हो, कुछ कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो उनको ना हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है और उनको हे फीवर हो जाता है। बेसिकली हे फीवर मतलब, हे मतलब चारा, ये हे HEY वाला हे नहीं, ये वाला हे मतलब घास फूस या चारा। तो कुछ लोगों को क्या होता है, पोलन ग्रेन से उनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और अंदर से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों को जब वो प्रॉब्लम होती है तो खेत में जाने के टाइम पे वो गमछा, फट्टा या रुमाल बांध के जाते हैं। ओके, वाटर पॉलिनेशन 30 अलग अलग जीनसेस में देखने के लिए मिलता है। वाटर पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट का जो पोलन ग्रेन है छोटा होना चाहिए, नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। इसका जो पेरियांथ है, पेरियांथ मतलब क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सेपल और पेटल, ये नॉन वेटेबल होना चाहिए, मतलब ये गीला नहीं होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। जैसे लोटस कैसे सड़ता नहीं है पानी में रह के, तो ये कैसे अनवेटेबल है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टिकी लेयर है, वो स्टिकी लेयर को बोलते हैं म्यूकलेज लेयर, चिपचिपी लेयर, जिसकी वजह से ये सड़ता नहीं है। इनके पास भी खाना नहीं होता, ज्यादा खुशबू नहीं होती है। तो ये 3 अडेप्टेशंस आप लिख सकते हो, और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अभी वाटर पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक जो पानी के अंदर होता है और एक जो पानी की सरफेस पे होता है। पानी के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, बिलो वाटर। यहाँ पे पोलन ग्रेन हैवी रहता है, जिसके वजह से वो पोलन ग्रेन पानी के नीचे गिर जाता है और फिर पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं उस स्टिग्मा के साथ जाके ट्रैप होकर अपना पॉलिनेशन करता है। तो एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा। ओके, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रिबिन जैसे लंबे होते हैं और उनके पास एक्साइन नहीं होता है, तो वो इजिली वाटर पॉलिनेशन करता है। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन हल्का है, पोलन ग्रेन पानी के ऊपर आ जाता है, तैर तैर के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे जो फीमेल है ना, ये सिर्फ टेम्पररी पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए ऊपर आती है, नहीं तो ये फीमेल हमेशा नीचे रहती है। ये पोलन ग्रेन्स ऊपर कैसे आ गए मैम, क्योंकि इसका वेट पानी के वेट के बराबर है, इट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ये देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, इसीलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन सरफेस पे आ जाता है। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि क्यों पोलन ग्रेन ऊपर आ जाता है, बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, इसीलिए पोलन ग्रेन तैर के ऊपर आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया प्लांट्स। यहाँ पे फीमेल फ्लावर सिर्फ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए सरफेस पे आती है ताकि वो पोलन ग्रेन को पकड़ सके, और पोलन ग्रेन को पकड़ के फिर वो नीचे चली जाएगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रहते तो पानी में हैं, लेकिन हवा की मदद से पोलन ग्रेन आके उनको पॉलिनेट करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन इंसेक्ट की मदद से उनका पॉलिनेशन होता है। तो आपको ये जो टेबल मैंने दिया है ना, इस टेबल में मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल बताया है। अब नेक्स्ट आता है, हमने वाटर देख लिया, हमने विंड देख लिया, अब नेक्स्ट आता है बायोटिक एजेंट्स। 80% ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए खुशबू होनी चाहिए प्लांट में, तो ये खुशबूदार प्लांट्स में पॉलिनेशन करते हैं, जैसे रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम एक्सेट्रा। इनमें अडेप्टेशंस कैसे देखने को मिलते हैं हमको, अभी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है ना, तो खुशबू होनी चाहिए, बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए, बहुत सारी खुशबू, स्वीट ऑर्डर होना चाहिए, और ये फ्लावर्स बड़े होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। ओके, इन फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है कभी कभी रफ होता है, कभी कभी सॉफ्ट होता है, डिपेंड करता है उसकी स्पीशीज के ऊपर। इनके पास कांटे कांटे जैसी लेयर होती है और वो लेयर बनती है पोलन किट से। ये पोलन किट हम मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल अडेप्टेशन दिखाते हैं, जैसे कि लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म क्या होता है, इनके पास ना 2 अलग अलग एंथर होते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला रहता है ये स्टेराइल रहता है, ऊपर वाला जो रहता है ये फर्टाइल रहता है। अब इधर पे होता क्या है, जब ये इंसेक्ट आके इस फ्लावर पे बैठता है तो ये वाला पेटल नीचे दब जाता है,
और ये वाला पेटल इससे टच हो जाता है, एंथर इससे टच हो जाता है, तो इसके अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स थे वो इस इंसेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब ये इंसेक्ट उड़ के जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उधर पे जाके जब ये ऐसे ऐसे करेगा तो पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे गिर जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म, या फिर इसको बोलते हैं लिवर मैकेनिज्म। ये स्पेशल मॉडिफिकेशन हमको देखने मिलता है। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, बर्ड्स बहुत दूर आसमान में उड़ते हैं, उनको उतना दूर तक खुशबू तो जाने वाली नहीं है। तो जिन प्लांट्स में बर्ड्स को पॉलिनेशन करना है उनके पास ज्यादा खुशबू नहीं होती है, दे डोंट हैव एनी स्मेल, क्योंकि बर्ड्स के पास पुअर स्मेल सेंस होता है। लेकिन वो फ्लावर बड़े होने चाहिए, क्योंकि उतने दूर से उनको वो फ्लावर देखना है। अपने बर्ड्स को कितने दूर से वो फ्लावर देखना है, तो फ्लावर्स बड़े होने चाहिए। द फ्लावर्स शुड बी ब्राइट कलर, दे शुड बी लार्ज, इनके पास बहुत सारा नेक्टर होता है, बहुत सारा खाना होता है, और इनके पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं ताकि इजीली बर्ड्स की चोंच से ये चिपक जाए और दूसरे फ्लावर में जाके ये गिर जाए। तो ये कौन से प्लांट्स में देखने मिलता है हमको? सब बी से नाम आएगा, बॉम्बैक्स, बूटिया, बॉटल ब्रश एटसेट्रा। इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। सिंपल एग्जांपल है सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ये यूजुअली बर्ड पॉलिनेशन दिखाते हैं। और लास्ट आता है पॉलिनेशन बाय बैट्स, चिरोप्टेरिफिली। इसमें बैट्स दूर तक ट्रैवल करते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स को दूर तक लेके जा सकते हैं। फ्लावर्स, देखो बैट्स नॉर्मली रात को एक्टिव होते हैं, रात को पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर कलरफुल रहेगा तो भी कोई फायदा नहीं है, तो फ्लावर डल कलर होता है, लेकिन उनकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि बैट्स खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत सारा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा एडिबल पोलन ग्रेन्स इनके पास रहता है, एंड दीज आर द प्लांट्स जिनके अंदर हमारा बैट पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। 3 अडेप्टेशंस और एक एग्जांपल लिखना है, तो आप मेरे वाले टेबल से लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर्स पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर? पॉलिनेटर की जरूरत है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए बच्चा। मतलब ये देखो, यहाँ पे हमको पॉलिनेटर की जरूरत है लेकिन बच्चा जेनेटिकली सिमिलर है इसके जैसा, मतलब ये आपस में सेम बच्चा पैदा करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? दिस विल बी द आंसर, जिटोनोगैमी इज द आंसर। ओके, फ्लावर डल कलर का है और उसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आंसर इधर ही पता चल गया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चिरोप्टेरिफिली। मेंशन पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर मेज फ्लावर। अभी मेज फ्लावर क्रॉप है ना, और क्रॉप कैसे पॉलिनेट होता है? पानी से तो पॉलिनेट होता नहीं है, हवा से पॉलिनेट होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा? विंड। बस इतना ही आंसर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पॉलिनेशन वाले टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी स्किप मत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इसको हम कॉन्ट्रीवेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है, अब मुझे चाहिए नई नई वेराइटीज। तो न्यू वेराइटी बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट, जो अडेप्टेशन हम करने वाले हैं वो आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस वाले टॉपिक में। अब ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, 2022 में आपको क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आपको सेल्फ पॉलिनेशन रोक कर क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो आप कैसे करोगे? अब 2022 के बाद ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं हुआ, तो 2026 में इस क्वेश्चन के फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको अब नया वेराइटी चाहिए, नया वेराइटी बनाने के लिए हमको न्यू कुछ करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से हमारे प्लांट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि उनकी वेराइटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो अभी प्लांट्स में मुझे अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो मुझे सब अपोजिट करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन के सब अपोजिट। प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा प्लांट सिलेक्ट करूंगी जो यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं मलबरी एंड पपैया। इस कंडीशन को बोलते हैं डायएशिज्म, यानी कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो इससे आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा। फिर आता है डाइकोगेमी, ये मैंने आपको बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए हम होमोगेमी करते हैं, दोनों गैमेट सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हम डाइकोगेमी करेंगे, यानी कि अगर फ्लावर समझो बाइसेक्सुअल है तो ऐसे केस में ऐसा फ्लावर सिलेक्ट करो जिसमें जब मेल मैच्योर हो तो फीमेल मैच्योर ना हो, जब फीमेल मैच्योर हो तो मेल मैच्योर ना हो। अगर मेल पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, इसका एग्जांपल आएगा सनफ्लावर। और अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रो मीन्स फर्स्ट, गाइनी मीन्स गाइनोशियम, प्रो मीन्स फर्स्ट, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। तो इसका एग्जांपल आएगा ग्लोरियोसा। तो अभी इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनको अपना कोई दूसरा पार्टनर चुनना पड़ेगा और क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा।
तीसरा तरीका होता है प्रीपोटेंसी। अब इसमें क्या होता है पता है, समझो ये अपना स्टिग्मा है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका खुद का एक पोलन ग्रेन आकर बैठा है, इसके एंथर से एक पोलन ग्रेन निकला और वो बैठा, और यहाँ पर उड़कर एक दूसरा पोलन ग्रेन आया। अब दोनों के कंपैरिजन में दूसरा वाला जो पोलन ग्रेन है ये जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, इसकी स्पीड जल्दी हो जाती है। तो ऐसे टाइप के इसको बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं प्रीपोटेंसी, यानी कि खुद के पोलन ग्रेन से पहले दूसरे पोलन ग्रेन में ज्यादा पोटेंशियल था। प्री मीन्स बिफोर, पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल यानी काबिलियत। तो दिस इज योर प्रीपोटेंसी विच इज अनदर आउटब्रीडिंग डिवाइस, एग्जांपल एप्पल। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस का एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, यहाँ पर एरो है, हाँ हेटेरो, एक मिनट रुको, कुछ ज्यादा ही ब्राइट है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चल भाई, ठीक है अभी दिखाई देगा आपको। ओके भाई, मैं सोच रही थी गोरी 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 कैसे लग रही है, ठीक है। anyway, अभी यहाँ पर हेटेरोस्टाइली के बारे में क्या बताया गया है, अगर समझो हमारे एंथर और हमारे स्टिग्मा का हाइट मैच नहीं हुआ तो फिर इनका सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम है। तो ऐसे केसेस में हमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिलता है, यानी कि दोनों की हाइट अलग अलग है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड स्टाइली यानी कि स्टाइल की हाइट अलग है, यहाँ पर बड़ा स्टाइल है, यहाँ पर छोटा स्टाइल है। एंथर के साथ इसकी स्टाइल मैच नहीं होगी, हाइट मैच नहीं होगी, तो फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमको देखने मिलता है प्राइमरोज प्लांट में। नेक्स्ट आता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है। फ्लावर दिखने में बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसका मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों अपोजिट एंगल में प्रेजेंट है। मतलब इसका जो मेल ऑर्गन है वो नीचे की तरफ चला गया है, तो ये चाह कर भी अपने पोलन ग्रेन्स ऊपर नहीं ला सकता, इसके पोलन ग्रेन्स नीचे उड़ के जाएंगे। और इसका जो स्टिग्मा होता है ऐसा पेंटागन जैसा दिखाई देता है, तो इसका फ्लावर का एग्जाम्पल आएगा कैलोट्रोपिस। और हर्कोगेमी मतलब मैकेनिकल बैरियर, मतलब यहाँ के इनके स्ट्रक्चर में ही झोल है, जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे। एंड लास्ट में आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, खुद का पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करने के लायक ही नहीं है, ये कंपलसरी दूसरे पोलन ग्रेन्स के साथ ही जर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो हमको प्रिवेंशन देखने मिलता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। थियोरी में भी सब सेम दिया है, आप एक बार रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, हमारा जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। अभी देखो हवा की वजह से जब पोलन ग्रेन उड़कर आते हैं तो ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि एग्जैक्टली कंपैटिबल पोलन ग्रेन ही उड़कर आएगा। समझो ये एक पोलन ग्रेन उड़कर आया, ये दूसरा पोलन ग्रेन उड़कर आया, ये तीसरा पोलन ग्रेन उड़कर आया। अभी यहाँ पर इतने सारे अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं, इनमें से जो पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल होगा सिर्फ उसको ही स्टिग्मा अपना न्यूट्रिएंट्स देगा, पानी देगा, और कंपैटिबल पोलन ग्रेन बड़ा हो जाएगा, यानी पानी पी के खाना खा के वो मोटा हो जाएगा। और सिर्फ वही पोलन ग्रेन आगे जाके जर्मिनेशन दिखाएगा, बाकी के पोलन ग्रेन्स ड्राई हो जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो पिस्टिल है यानी हमारा जो स्टिग्मा है, ये पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कंपैटिबल पोलन ग्रेन पहचानने की और बाकी के पोलन ग्रेन्स को नीचे गिरा के फेंक देने की। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच डिवाइस recognizes the compatibility of the pollen grain, यहाँ पर पूछा गया था ना, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम जिससे पोलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी पता चलती है, तो ये आपका आंसर है, पिस्टिल डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, दिस इज योर आंसर। रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन नीचे गिर जाएगा और राइट वाला जो पोलन ग्रेन है वो प्रोटीन्स खा के अपना जर्मिनेशन प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अभी जर्मिनेशन प्रोसेस, रॉन्ग वाला पोलन ग्रेन नीचे गिर गया, जर्मिनेशन प्रोसेस अगर आप लेबोरेटरी में करवाना चाहते हो, जल्दी करवाना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हम पोलन ग्रेन को जल्दी जर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम सुक्रोज यूज कर सकते हैं जो जल्दी जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। सुक्रोज के साथ साथ हम बोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं जिसके वजह से पोलन जर्मिनेशन फास्ट होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ना दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग टैगिंग मेथड। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं दो कंप्लीटली डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को एक साथ मिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो प्लांट मैंने लिए हैं वो दोनों प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ये भी बाइसेक्सुअल है और ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसमें का मुझे सिर्फ पोलन ग्रेन चाहिए और इसमें की मुझे ओवरी चाहिए, तो मैंने इसमें से मेल्स रिमूव कर दिया। जब मैं इसमें से मेल रिमूव करती हूँ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ई मैस्क्यूलेशन। मैस्क्यूलेशन यानी कि मेल, और ई वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड, अरे यार
ये जो वर्ड है ई, इसका मतलब होता है रिमूवल। तो हमने यहाँ पर मेल निकाल दिया और फिर हमने यहाँ वाला मेल लेके अपने हाथ से उसको पॉलिनेट किया। अब पॉलिनेट करने के बाद मैं इसको एक बैग के अंदर पैक कर दूंगी, इस फ्लावर को मैं बैग में पैक कर दूंगी, इसको बोलते हैं बैगिंग प्रोसीजर, ताकि हवा से कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर इसके ऊपर ना बैठ जाए। मैंने इतनी मेहनत की और अगर हवा से दूसरा पोलन ग्रेन इधर आके बैठ गया तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम बैगिंग प्रोसीजर करते हैं। और फिर ऐसे समझो आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए तो अब आपको याद थोड़ी ना तो रहेगा कि आपने किस में क्या किया था और कितनी तारीख को किया था। तो बैगिंग के साथ साथ हम इसके ऊपर एक टैग भी लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं बैगिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर, और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत सालों से किया जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन ये नाम किसने दिया? नवास्चिन ने दिया। कौन से प्लांट्स में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? लिलिएशियस प्लांट्स लाइक लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ये प्रोसेस हमको स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखने मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? सबसे पहली बात तो आपका पोलन ट्यूब की एंट्री अंदर होनी चाहिए एम्ब्रियो सैक में। ये जो पोलन ट्यूब बन रही है, ये पोलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक तक आनी चाहिए। अब पोलन ट्यूब की एंट्री 3 अलग अलग तरीके से होती है। कभी कभी पोलन ट्यूब सीधा सीधा ईमानदारी से माइक्रोपाइल से एंट्री लेता है, तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2024 में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हर साल डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले पोलन ट्यूब की एंट्री मैटर करती है। अगर पोलन ट्यूब सीधा सीधा अपने ओरिजिनल रास्ते से जा रहा है माइक्रोपाइल से, तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। अगर पोलन ट्यूब रास्ता भटक गया और उसने शॉर्टकट ले लिया और वो चलाजा से अंदर चला गया, तो इसको बोलेंगे चलाजोगेमी। और वैसे तो पोलन ट्यूब सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन उसका मन किया आज मैं लॉन्ग कट लेके जाता हूँ, तो वो नीचे जाके वापस ऊपर आया और उसने इंटीग्यूमेंट से एंट्री ली, तो इसको बोलते हैं मीसोगेमी। तो ऐसे 3 अलग अलग टाइप से पोलन ट्यूब एंट्री लेते हैं। चलो कम से कम उन्होंने एंट्री तो ले ली अंदर। अब जब पोलन ट्यूब्स अंदर एंट्री ले लेते हैं, तो फिर सबसे पहले ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक सिनर्जिड है, इस सिनर्जिड को फोड़कर उसका पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना एक मेल गैमेट रिलीज करते हैं। पोलन ट्यूब में से एक मेल गैमेट एग के पास गया और दूसरा मेल गैमेट अभी आएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 न्यूक्लियस और यहाँ पर हो जाएंगे 2 न्यूक्लियस। तो ये बन जाएगा जाइगोट और ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये डेवलप होकर आगे जाके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म क्या करता है? इट इज द फूड फॉर जाइगोट। जाइगोट इसी एंडोस्पर्म को खाता है और सीड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं। पहला मेल गैमेट एग सेल के पास जा रहा है, ये देखो मेल गैमेट आया एग सेल के पास। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जा रहा है। दोनों मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो आपको टाइप देखने मिल रहा है, ये जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट आगे जाके सीड बनाएगा, सीड से आगे जाके नया प्लांट बनेगा। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया जनरेट होने वाला है और यहाँ पर सब खाना बन रहा है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये देखो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हो रहा है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जाइगोट से बनता है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में हमारा खाना बनता है। तो यहाँ पर जब आपका मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, तो ये फ्यूजन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी ना, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस था, एक मेल गैमेट आया। तो यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से था, एक मेल गैमेट आ गया, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन करके हमको मिलता है एंडोस्पर्म और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि खाना मिलने वाला है। यहाँ मेल और फीमेल फ्यूज करके हमको मिलता है जाइगोट, इसीलिए इसको बोलते हैं सिनगैमी, क्योंकि इससे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होने वाला है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स खुद से चल के तो नीचे आए नहीं है। कैसे नीचे आए ये मेल गैमेट्स? इनको पोलन ट्यूब नीचे लेकर आया। ये देखो ये पोलन ग्रेन इधर आया, फिर इसने पोलन ट्यूब बनाई, फिर पोलन ट्यूब की मदद से वो मेल गैमेट्स नीचे आएंगे। ध्यान से देखो, पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुई, ये मेल गैमेट्स धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। ये वाले मेल गैमेट्स पे फोकस रखो। देखो अभी ये मेल गैमेट्स धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं, तो ये पोलन ट्यूब की मदद से नीचे आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। मेल गैमेट्स खुद चलकर नीचे नहीं जा सकते, ये पोलन ट्यूब की मदद से नीचे जाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सिफोनोगैमी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है साइफन मतलब होता है ट्यूब,
तो ट्यूब की मदद से जब आप गैमेट्स नीचे लेकर आते हो, सिफोनोगैमी होता है, और फिर आपका सिनगैमी होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी में मेल और फीमेल फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो ये प्रोसेसेस हमको देखने मिलते हैं। तो आपको सिग्निफिकेंस क्या देखने मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन के आपने क्या इतना उखाड़ लिया, या क्या इतना हमने स्पेशल काम किया? तो डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस मतलब इसके यूजेस क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन करके हमको फूड भी मिल जाता है, जाइगोट भी मिल जाता है। जो जाइगोट मिलता है वो डिप्लॉइड है, आगे जाके ये एम्ब्रियो बनेगा, इससे सीड बनेगा, न्यू प्लांट मिलेगा। जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन फिर से रिस्टोर हो जाती है, और ये पॉलीएम्ब्रियोनी अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो आपको देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका टाइप और इसका टाइप पूछा है। ये चलाजा से एंट्री लिया है तो दिस इज चलाजोगैमी, इसने इंटीग्यूमेंट से एंट्री ली है तो दिस इज मीसोगैमी, और सिग्निफिकेंस पूछा है 2 मार्क्स के लिए, तो हो गए 4 मार्क्स। यहाँ पर क्या पूछा है? सिग्निफिकेंस पूछा है, फिर से 2 मार्क्स हो गए। यहाँ पर सिफोनोगैमी पूछा है, पोलन ट्यूब की मदद से। ये वाला जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पूछा है, मैंने आपको इधर मार्क करके दिया है, व्हाट इज सिफोनोगैमी, इधर से इधर तक आएगा इसका डेफिनेशन। पोलन ट्यूब की मदद से जब मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं उसको बोलते हैं सिफोनोगैमी। चलाजोगैमी और पोरोगैमी के बीच का डिफरेंस, यहाँ पर पोलन ट्यूब चलाजा से एंट्री करता है, यहाँ पर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री करता है। और आपको डायग्राम बनाना है मीसोगैमी का, पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंट्री कर रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको टोटल कितने मियोसिस करने पड़ेंगे अगर आपको 300 सीड्स बनानी है? तो सबसे सिंपल चीज मैं आपको कैलकुलेशन समझाती हूँ। 300 सीड बनाने के लिए हमको चाहिए 300 मेल गैमेट और 300 फीमेल गैमेट, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम 300 मेल गैमेट बनाते हैं। 300 मेल गैमेट कैसे मिलेंगे हमको? 300 मेल गैमेट कैसे मिलेंगे? मतलब 300 पोलन ग्रेन्स चाहिए। बेसिकली हमको इधर पे 300 पोलन ग्रेन्स चाहिए। ओके, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक बार मियोसिस करता है तो हमको 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। अब मुझे 300 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो इधर पे x आ जाएगा, ठीक है? तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 into 1 is equals to 4 into x, therefore 300 upon 4 equals to x। 4 1s are 4, 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 5s are 20। मतलब मुझे 75 बार मियोसिस करना पड़ेगा। तब मुझे, जब मैं 75 टाइम्स मियोसिस करूंगी तो मुझे 300 पोलन ग्रेन मिलेंगे। अब फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, ठीक है? अभी 300 फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, ये बहुत सिंपल है। एक मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करती है तो मुझे 4 फीमेल गैमेटोफाइट मिलते हैं, बट इसमें से 3 माइनस हो जाते हैं और सिर्फ एक सर्वाइव करता है। ओनली 1 फीमेल गैमेटोफाइट सर्वाइव्स, मतलब एक से एक मिल रहा है। तो मुझे 300 चाहिए, तो 300 के लिए मुझे 300 करना पड़ेगा ना। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो 300 से 300 मियोसिस करना पड़ेगा। मतलब मुझे 300 फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है तो मुझे 300 बार मियोसिस करना पड़ेगा। आपको मियोसिस पूछा है, तो मेल बनाने के लिए 75 टाइम्स मियोसिस और फीमेल बनाने के लिए 300 मियोसिस। तो मेल के लिए 75, फीमेल के लिए 300, टोटल कितना मियोसिस करना पड़ा? 375 मियोसिस करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 375 मियोसिस। वीडियो को पीछे करके स्लो करके 4 बार देखो, आपको ये कैलकुलेशन समझ जाएगा, क्योंकि ये हर साल सीईटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में से कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं क्या? नहीं। एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है? हमारे जाइगोट का खाना। एंडोस्पर्म इज नथिंग बट इट इज द फूड फॉर द जाइगोट। जाइगोट एंडोस्पर्म को खा के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो एंडोस्पर्म के आपको अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप एंड मोजाइक टाइप। सबका एग्जांपल्स याद रखो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता है। मतलब माइटोसिस होगा, एंडोस्पर्म माइटोसिस करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर बहुत सारा एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा। ये वैक्यूल सारे न्यूक्लियस को साइड में धक्का देगा और फिर सारे न्यूक्लियस के बाजू में वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पहले न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हुआ था। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तभी यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इधर पे वॉल नहीं बनी थी, इधर पे वॉल स्टार्टिंग से ही बन रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, सब सिस्टमैटिक हो रहा है, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म।
और हेलोबियल एंडोस्पर्म इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें पहला स्टेप सेल्यूलर के जैसा होता है बट दूसरा स्टेप न्यूक्लियर के जैसा होता है, सो इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। अभी जब आप नारियल पानी खाते हो या नारियल पीते हो, मतलब नारियल खाते हो नारियल पानी पीते हो, तो उसमें जो अंदर वाला मलाई जो आप खाते हो वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और पानी वगैरह जो हम पीते हैं वो भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन जो ब्राउन वाला नारियल होता है, जो कड़क मलाई हम खाते हैं, जो नॉर्मल अपन गणपति पे चढ़ाते हैं या मोदक बनाने के लिए जो नारियल खसते हैं, तो उसमें वो जो ब्राउन वाला नारियल होता है वो कड़क होता है, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो नारियल की बाहर की जो लेयर होती है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होती है और जो पानी वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मोजाइक एंडोस्पर्म में क्या होता है, आपको एक ही टिश्यू में अलग अलग कलर देखने मिलता है, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ऐसे अलग अलग। तो जब आपको एक ही जगह पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखने मिलते हैं तो उसको मोजाइक एंडोस्पर्म बोलते हैं। अभी एंडोस्पर्म को खा खा के आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जब आपका जाइगोट एंडोस्पर्म को खाता है और सेल डिवीजन करता है तो आपको दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, एक छोटा डॉटर सेल, एक बड़ा डॉटर सेल। छोटे वाले डॉटर सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, बड़े वाले सेल को बोलते हैं, छोटे वाले को बोलते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल इनिशियल। अभी ये दो सेल है ना, तो इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। जब आपका जाइगोट फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन करता है तो वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है। अब धीरे धीरे करके इनमें डिवीजन चालू होगा और ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन दिखाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन दिखेगा, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन दिखेगा, ऊपर दो नीचे दो, फिर चार, इधर पे चार, इधर पे चार, फिर 8, ऐसे बनते जाएंगे। फाइनली नीचे यहाँ पर दही हंडी का थर कैसे बनाते हैं, वैसे दही हंडी का थर बन जाता है और ऊपर जो बच्चा चढ़ा है वो मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ेगा मतलब एंडोस्पर्म खाएगा। तो ये सेल डिवीजन चालू है चालू है चालू है। अब यहाँ पर याद रखो, जो सबसे लास्ट वाला सस्पेंसर सेल होता है उसको बोलते हैं हाइपोफिसिस। आगे जाके ये हाइपोफिसिस क्या बनाने वाला है, आगे जाके ये हाइपोफिसिस रूट कैप बनाने वाला है। ओके, और ये ऊपर जो आपका मेन एम्ब्रियो सेल था ये ना डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो लेवल में, दिस इज अपर टायर यानी ऊपर का माला, दिस इज लोअर टायर। ये जो अपर टायर वाले सेल्स हैं इनको बोलते हैं एपिकोटाइल, आगे जाके इसी से कॉटिलिडॉन्स बनने वाले हैं। ओके, और ये जो लोअर टायर वाले सेल्स हैं इनको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ऑरेंज वाले सेल्स। आगे जाके ये जो ऑरेंज वाले सेल्स हैं इसी से रेडिकल बनने वाला है यानी कि रूट बनने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि हमारा जो सेल डिवीजन है ग्लोब्यूलर स्टेज तक होता है। ये वाला स्टेज मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में सेम होता है। इसके आगे फिर स्टोरी बदल जाती है, मोनोकॉट से हार्ट शेप से हॉर्सशू शेप, ऐसे हमको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फर्दर एनलार्जमेंट होता है और ये हॉर्सशू शेप का हो जाता है, तो दिस इज डाइकोटिलिडॉन्स। यहाँ पर दो कॉटिलिडॉन्स हैं, ये सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे सीड बन जाएगी, इससे आजू बाजू में सारे एंडोस्पर्म फिल हो जाएंगे। मोनोकॉट में क्या होता है, यहाँ तक का स्टेज कॉमन होता है बट अभी इसके आगे ये सिर्फ सिंगल कॉटिलिडॉन बनाता है, वन कॉटिलिडॉन, और इस सिंगल कॉटिलिडॉन को बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम के नीचे आपका एपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल से बनेगा प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो पी फॉर प्लीम्यूल, पी फॉर कोलियोप्टाइल, पी आता है स्पेलिंग में। और यहाँ पर नीचे जो हाइपोब्लास्ट था इससे आगे जाके बनेगा रेडिकल, रेडिकल से बनेगा रूट, तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है कोलियोराइजा, आर फॉर रूट। तो दोनों के पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कोलियोप्टाइल विल प्रोटेक्ट प्लीम्यूल एंड कोलियोराइजा विल प्रोटेक्ट रेडिकल। तो फाइनली हमारा जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में एंड ओवरी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। ये देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओव्यूल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखो, पॉलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बना। ध्यान से देखो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलिनेशन हुआ, जर्मिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। नाउ आवर ओव्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू, फर्टिलाइजेशन होगा, सब एंडोस्पर्म बना, एंटीपोडाल सेल, सिनर्जिड सेल सब डीजेनरेट हो गए, फाइनली एंडोस्पर्म बना और जाइगोट बना। तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, फिर ये सीड रिलीज करता है ऑक्सिन हार्मोन, इसके वजह से ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये देखो, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से जब आपका सीड बनता है ना, तो सीड बनने के बाद प्लेसेंटा से ऑक्सिन हार्मोन बनता है। अब ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हमारा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सो फ्रूट रिसेंबल्स नॉर्मल फ्रूट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो से बना सीड और ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। ओके,
अब यहाँ पर सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है क्या बोर्ड्स में? हाँ, मैच द कॉलम में पूछा गया है। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट सिंपल है, क्या बताया इधर पे, हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमको नए सीड्स मिले और हम नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर सके, नया प्लांट ग्रो कर सके। ओके, तो अब इधर पे अलग अलग टाइप का सीड बताया गया है। जब आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ऐसा अपना ओव्यूल था ना, ये अपना ओव्यूल था, इधर एम्ब्रियो सैक था, अब ये पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, तर ही जी बाहेरची दोन लेयर्स आहेत, ये जो आउटर इंटिग्यूमेंट थी और इनर इंटिग्यूमेंट थी, ये कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। आउटर इंटिग्यूमेंट से बनता है टेस्टा जो कि टफ होता है, और इनर इंटिग्यूमेंट से बनता है टेगमन जो कि सॉफ्ट होता है। इसकी स्पेलिंग में एन है, इसकी स्पेलिंग में एन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर जो बचा हुआ न्यूसिलस रहता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा न्यूसिलस बच गया था, कभी कभी ये न्यूसिलस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये न्यूसिलस किसी काम का नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि पूरा जो हमारा ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी कुछ कुछ ओव्यूल होते हैं ना, वो अपना पूरा एंडोस्पर्म खाते हैं, और कुछ कुछ ओव्यूल अपना थोड़ा सा एंडोस्पर्म रहने देते हैं। तो जो ओव्यूल अपना पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाते, उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ये देखो, इधर पे इसने थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा दिया है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। और जो ओव्यूल अपना पूरा एंडोस्पर्म खा लेते हैं, ये गुड बॉय है, ये पूरा टिफिन खत्म करके आता है, तो इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। इन्होंने पूरा खाना खा लिया है, पूरा कॉटिलिडॉन्स में इनका फूड स्टोर है, अब ये अपने प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो कॉटिलिडॉन्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ये खाना स्टोर करते हैं, और जब तक फोटोसिंथेसिस करने लायक ये प्लांट नहीं हो जाता, तब तक इनको इसी से एनर्जी मिलती है। कभी कभी कुछ कुछ सीड्स में माइक्रोपाइल का होल रह जाता है, जैसे राजमा में इधर पे होल रहता है, या फिर अपना छोले वाला जो चना है उसमें इधर होल रहता है, तो वो होल माइक्रोपाइल वाला है। ये होल क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि जब आप इसको पानी में भिगोगे तो दिस होल विल हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीजन एंट्री ड्यूरिंग सोकिंग। फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है? मैंने अभी बताया ना, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। और जब आपका ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो ओवरी के बाहर की जो लेयर है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सोकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प। ओके, अभी फ्रूट का सिग्निफिकेंस क्या है? फ्रूट हमको नरिशमेंट देता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स की मदद से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं क्योंकि उसमें सीड्स रहते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स की मदद से हम इजीली ये स्पीशीज को स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, अभी डोरमेंसी मतलब क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन है, समझो कि समर सीजन चालू हो गया है, बारिश नहीं आ रही है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करती है? ये सीड के ऊपर एक डोरमेंट लेयर बना देती है, जिसके वजह से सीड जर्मिनेशन स्टॉप हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो आप इस सीड के ऊपर गिबरेलिक एसिड स्प्रे करोगे, जिसकी वजह से वो डोरमेंट लेयर टूट जाएगी और उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हम अपनी सीड को डोरमेंट बना देते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो सीड फिर से जर्मिनेट होने लग जाती है। तो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऑर्गन आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है। मैंने क्या बोला था? इनर की स्पेलिंग में आई है, और टेगमेन की इनर की स्पेलिंग में एन है, और टेगमेन की स्पेलिंग में भी एन है। तो एन और एन ये आप याद रख सकते हो। न्यूसिलस में एस है, पेरिस्पर्म में एस है, तो पेरिस्पर्म न्यूसिलस। एग से बनता है एम्ब्रियो, आउटर इंटीग्यूमेंट से बनता है टेस्टा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा सीड कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है, वायबल रह सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इधर पे हम एम्ब्रियो बनाएंगे लेकिन असेक्सुअल मेथड से, बिना मियोसिस के, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो असेक्सुअल मेथड को अलग अलग नाम दिया गया है। जब गेमेटोफाइटिक ऑर्गन या फिर सेल बिना फर्टिलाइजेशन किए एम्ब्रियो बनाता है तो उसको बोलते हैं अपोगेमी। मतलब इधर मियोसिस हुआ है, यहाँ पे मियोसिस हुआ है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपोगेमी। मतलब डायरेक्ट एम्ब्रियो मिला आपको, हैप्लॉइड एम्ब्रियो मिला। और यहाँ पर तो मियोसिस भी नहीं हुआ, देयर इज नो मियोसिस, और आपको डायरेक्ट एम्ब्रियो मिला, तो इसको बोलते हैं अपोस्पोरी। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर मियोसिस नहीं हो रहा है, देयर इज नो मियोसिस, तो यहाँ पर आर्केस्पोरियल सेल्स डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड एम्ब्रियो। ये डिप्लॉइड रहेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। इसको रिकरेंट अपोमिक्सिस भी बोलते हैं, जहां पे हमारा जो मदर सेल है ये डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और अगर समझो न्यूसिलस के सेल से एम्ब्रियो मिला तो उसको अपोस्पोरी बोलेंगे। अगर मेगास्पोर मदर सेल से मिला तो डिप्लोस्पोरी, न्यूसिलस के सेल से मिला तो अपोस्पोरी। ओके, अभी नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस में क्या होता है? यहाँ पर मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगे, दे विल शो मियोसिस,
तो यहाँ पे आपको मिलेगा हेप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, मतलब हियर यू विल गेट हेप्लॉइड। अगर मेल है तो ऐसा मिलेगा, फीमेल है तो एक सिंगल मिलेगा। ओके, अभी ये डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दिस एम्ब्रियो सैक इज हेप्लॉइड, मतलब इधर पे कोई मेल गैमेट नहीं आया, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस, या फिर इसको बोलते हैं अपोगेमी। निकोटियाना प्लांट में ये देखने मिलता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो में एक ही जाइगोट बनता है, एक ही सीड बनता है। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, नॉर्मल जाइगोट के साथ साथ कभी कभी इंटीग्यूमेंट्स या न्यूसिलस के सेल्स अंदर घुस के एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर एक्स्ट्रा सीड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मतलब नॉर्मल जाइगोट के साथ साथ न्यूसिलस के सेल्स अंदर घुस के एक्स्ट्रा सीड्स बना लेते हैं। हाँ, इसके वजह से हमको जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स मिलने में हेल्प हो सकती है। ओके, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ऑक्सिन हार्मोन बनना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्रूट बन जाता है। तो ये फ्रूट्स में सीड नहीं होती है, दीज आर सीडलेस पपाया, सीडलेस एप्पल्स। तो ये पार्थेनोकार्पी वाला मेथड है, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एटसेट्रा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नोल ने दिया था। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, पार्थेनोकार्पी के ऊपर आपको 2025 में ही आई गेस क्वेश्चन आया था, पार्थेनोकार्पी एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ऑक्सिन हार्मोन के वजह से जब फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, द फ्रूट्स आर सीडलेस। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक फ्रूट में मल्टीपल सीड्स, ये कॉन्सेप्ट लुविन हुक ने दिया था जब ये सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें मल्टीपल सीड्स देखने मिलते हैं। अभी पॉलीएम्ब्रियोनी दो टाइप से मिलता है, फ्रूट्स ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं। ट्रू फ्रूट म्हणजे ज्याच्यात सीड असणार, फॉल्स फ्रूट मतलब जिसमें सीड नहीं रहेगा। पॉलीएम्ब्रियोनी दो टाइप का होता है, एक एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी और एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी हमने अभी देखा, न्यूसिलस के सेल्स अंदर घुस के एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं, दिस इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, ये अपना नॉर्मल जाइगोट है, जब ये जाइगोट डिवाइड होता है तो प्रो एम्ब्रियो मिलता है, लेकिन ये प्रो एम्ब्रियो एक दूसरे से सेपरेट हो गया और अब ये आगे वापस से अपना खुद का प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब ऐसा प्रो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है, प्रो एम्ब्रियो में अगर क्लीवेज हो गया और आगे जाके फिर ये ट्विन्स बन गए तो फिर मल्टीपल सीड्स बनेंगे। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनाता है और ये जाइगोट कभी कभी डिवाइड हो जाता है और फिर ईच यूनिट सिंगल एम्ब्रियो बनता है। तो इसके वजह से प्लांट्स का सर्वाइवल रेट बढ़ता है, पर आपको एक ही फ्रूट में मल्टीपल सीड्स देखने मिलते हैं। न्यूसिलर एंटीवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। हॉर्टिकल्चर मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जो आप एग्रीकल्चर करते हो। ओके, अगैमोस्पर्मी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन किए डायरेक्ट आपको एम्ब्रियो सैक मिल रहा है। पार्थेनोकार्पी यानी हार्मोन्स की मदद से आपको यहाँ पर फ्रूट मिल रहा है। तो ये देखो, अपोमिक्सिस का डेफिनेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी का डेफिनेशन, पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन, ये सब लास्ट के टॉपिक्स में से दिया है। ओके, 2024 में पूछा गया था। तो हर साल कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। जितना हो सका उतना मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आई होप आपको आज का ये वन शॉट लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग अपनी सीईटी की तैयारी मेरे साथ लाइव करवाना चाहते हैं तो हमारा वरदान बैच स्टार्ट होके इसमें 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ और इसी वरदान बैच में आपको 3 से 4 हजार एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट फ्री में मिल रहा है। तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, एग्जाम के लिए टाइम है। सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वरदान बैच ज्वाइन करो, आपके डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ट्रायल के लिए अगर कुछ फ्री मटेरियल चेक करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करो, नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जितना हो सकता है उतना हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस के नीचे कमेंट करो कि आपको हमारा कंटेंट कैसे लग रहा है। अब मैं बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट लेक्चर लेकर आने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो पे जितने ज्यादा मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट्स होंगे उसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 लाना है कि नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन, सीईटी प्रिपरेशन। वरदान बैच चेक करो, ज्वाइन करो, सीईटी की अच्छी तैयारी होगी और बोर्ड्स के लिए आप यहाँ से रिविजन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।